नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे चीनी की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रॉ शुगर के भाव 6 साल के हाईस पर हमने बनते हुए देखे हैं। क्या कुछ हैं फंडामेंटल्स और यहां से चीनी की मिठास कितनी और बढ़ सकती है, जानने की करेंगे कोशिश। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी फिर से बरकरार है। कल रात 2% की तेजी के बाद अब $82 पर बैरल के आसपास के स्तर हमने कच्चे तेल में आते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहां पर 70,000 रुपए प्रति किलो के भाव हमने फिर से बनते हुए देखे हैं। क्या है फंडामेंटल्स? क्या चांदी वन साइडेड तेजी ही दिखाती हुई नजर आएगी या फिर यहां पर बाइंग रिकमेंडेशंस बनकर आएंगी? अपने एक्सपर्ट से इन पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे बात करेंगे सॉफ्ट कमोडिटीज की, जहां पर हमने लगातार तेजी बनते हुए देखी है। लेकिन बात यहां पर पहले चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जो क्लियरली इस साल में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया है, स्पेशली सेकेंड हाफ में। कुछ मुनाफा वसूली इस वक्त आपकी स्क्रीन पे यहां, लेकिन अब भी बहुत दूर नहीं है 70,000 से, जो कि हमने हाईज बनते हुए देखे हैं। इस साल के अगर हाईज की बात करें तो 73,000 तक का हाई हमने बनता हुआ देखा है, तो क्लियरली अपने हायर साइड ऑफ द रेंज पर फिर से कारोबार। रविंद्र, कैसे देखेंगे आप? शुगर क्लियरली ट्रेंड करती हुई दिख रही है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही है, बाजार में भी ट्रेंड कर रही है, खरीदारी भी लोग काफी कर रहे हैं, भारत में इंपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हाईज पर हैं। इन करंट लेवल्स पे चांदी में क्या करना चाहिए? मनीषा, मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल्स में अभी भी एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यूड है। हालांकि थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा सा एक एक पॉज आया है मोमेंटम में। अगर आप देखें तो एक साइडवेज रेंज हो चुका है अभी इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि ईयर एंड है और कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। लेकिन हमने परसों के सेशन में देखा, जब भी बैंक ऑफ जापान ने जो अपना जो उनका जो डॉविश स्टैंड है उसे थोड़ा सा उससे चेंज हुए थे, उनका उनका जो स्टांस था। तो उस वजह से हमने एक अपमूव देखा था। गोल्ड में $1825 के पास फिर से आया, सिल्वर में भी हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इज वेटिंग फॉर ट्रिगर्स। अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो दैट माइट बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड सिल्वर बोथ। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी एक 252 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट पर है 103.50 का। और अभी एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने बताया कि इट्स हॉलीडे सीजन, तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं है मार्केट में। आज Q3 जीडीपी के आंकड़े आएंगे यूएस से। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि कल के जो कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस डेटा आया था वो भी काफी पॉजिटिव आया था। एक्सपेक्टेशन वॉज अराउंड 101.3 और 108 का नंबर प्रिंट आया था। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड के जो अपमूव है उसे थोड़ा सा उसने डीरेल कर दिया है, क्योंकि कल हमने 1833 का लेवल भी देखा था कॉमेक्स गोल्ड पे। और इवन सिल्वर में आई थिंक एक 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 पॉज आया है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सेंटीमेंट इज स्टिल पॉजिटिव। मेरे हिसाब से इट इज स्टिल बाई इन डिप मार्केट बोथ द प्रेशियस मेटल। और अगर सिल्वर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आई थिंक सिल्वर में डेफिसिट इज नियर द डिकेड हाई एक्सपेक्टेशन जो है। और इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें या फिर ईवीज की बात करें, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सिल्वर के लिए 2023 शुड बी क्वाइट गुड। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव्स आए, क्योंकि इट्स हाई बीटा कमोडिटी। बट मेरे हिसाब से इनिशियल जो सपोर्ट है वो अराउंड $22-50 का है। मेरे हिसाब से वो एक अट्रैक्टिव बाइंग जोन होगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में एनी डिप टुवर्ड्स 68,000 67,000 इज अ वेरी गुड शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। 70,500 के आसपास आई थिंक इट शुड टेक अ पॉज इस साल की अगर बात करें। और हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर 2023 में फिर से इसमें एक रिजम्पशन आए अपसाइड मूव की। और पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट क्वार्टर में भी माइट सी समवेयर अराउंड 74-75,000। तो मेरे हिसाब से बाई इन डिप की मार्केट है। कोई भी करेक्टिव डिप आता है तो वन शुड बी लॉन्ग इन सिल्वर गोल्ड बोथ। ओके, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों पर ही डिप्स पर बाय करके चलना चाहिए। लेकिन सिल्वर पर तो स्पेसिफिक लेवल्स आपने रविंद्र दिए ही हैं। गोल्ड पर भी जब आप कहते हैं डिप्स पे बाय करना चाहिए, तो वो एग्जैक्ट लेवल या वो कौन सा बेहतर लेवल होगा जहां पर एंट्री लेनी चाहिए, या फिर जहां आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन आई तो वो लेवल्स हो सकते हैं एंट्री के लिए बेहतर? दीपाली, मेरे हिसाब से गोल्ड में आई वुड वेट फॉर $1825 टू ब्रीच सस्टेनेबली, क्योंकि मैं लास्ट 2 वीक से कह रहा हूँ। और अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 1825 1830 का जो जोन है वो एक डबल टॉप जोन बन चुका है। और अगर वो निकल के उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई एम सीइंग गोल्ड स्ट्रेट अवे गोइंग टू 1884 $1885 इनिशियली, जो कि 1900 के काफी क्लोज रहेगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक दैट वुड टर्न टू समवेयर अराउंड 56,500 अप्रॉक्स।
तो मेरे हिसाब से या तो इस ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए, और इसके लिए कोई मेजर ट्रिगर रहेगा। हो सकता है कि आज का जीडीपी डेटा अगर थोड़ा सा खराब आए तो दैट माइट सपोर्ट गोल्ड। और जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स भी 252 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है 103.50। उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक देन वी आर सेट फॉर अनदर लेग ऑफ रैली इन गोल्ड प्राइसेस। और अगर एमसीएक्स स्पेसिफिक बात करें तो एमसीएक्स में खरीदारी आई थिंक 55 टू 100, 55 250 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आता है तो करना चाहिए, या फिर लोअर लेवल्स पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव के लिए वेट करना चाहिए टुवर्ड्स 54,000 या फिर 53,800। वो एक अच्छा जोन होगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो गया तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है इतना नीचे आने का, और उससे पहले देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट गो अप टिल 56, 56,500। तो All आइदर right. 1825 1830 डॉलर्स के ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए, या फिर डिप आता है अगेन टुवर्ड 1780 विच इज अ सपोर्ट। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो अराउंड 54,000 ऑड लेवल, वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया। ऑलराइट, सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर खरीदारी करनी है। चांदी ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। अगर आप दोनों ही परफॉर्मेंसेस को यहाँ पर देखें, और एक कैचअप हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, और माना यह भी जा रहा है कि चांदी यहाँ पर सोने को बीट कर सकती है रिटर्न्स में अगले साल के लिए भी। लेकिन एक जो मिसिंग पीस ऑफ द पजल यहाँ पर अनुज है, वो ये कि अगर हम ग्लोबल ईटीएफ्स की बाइंग देखें तो वो क्लियरली यहाँ पर एब्सेंट है, मिसिंग है। फिजिकल बाइंग अच्छी खासी है, लेकिन ईटीएफ में अभी भी भरोसा कम है। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ईटीएफ में जब से हमने देखा कि एक लॉकडाउन ओपन हुआ पूरे इकोनॉमी में, तो उसके बाद से ईटीएफ में हमने आउटफ्लो देखा। मगर उसके बावजूद अगर आप फिजिकल डिमांड देखेंगे, चाहे ऑटोमोबाइल्स में देखें, चाहे आप बार्स में देखें, इस बार अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 18 से 19% सिल्वर के बार्स के अंदर आपको कॉइन के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक सेक्टर की बात करेंगे तो वहां भी करीबन 15 से 20% की तेजी फिजिकल डिमांड में आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो इस बार अगर देखें तो ईटीएफ के मुकाबले फिजिकल में आपको काफी डिमांड देखने को मिली है। फ्यूचर्स के अंदर हमने काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं ईटीएफ की डेफिनेटली जो डिमांड है वो कम रही है, मगर उसके बावजूद फिजिकल के अंदर हमने काफी अच्छी डिमांड बढ़ती हुई देखी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे चलकर जो डिमांड साइकिल है वो काफी स्ट्रांग रहेगी फिजिकल मार्केट में। बेसिकली अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल साइड से और ऑटोमेटिव साइड से काफी ज्यादा डिमांड हमने इस साल में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 20 से 25% आपको अगले साल भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, तो जो कि सिल्वर के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। और जिस तरीके की हमने रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखी है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में सिल्वर के प्राइसेस में आपको और एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो ये तो व्यू हुआ सोने चांदी पर और प्राइसेस पर, आपकी स्ट्रैटेजीज पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो एग्री स्पेस पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन खास तौर से चर्चा करेंगे शुगर की और सोयाबीन की, जहाँ पर प्राइसेस सर्ज होते हुए दिखाई दिए इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में। क्या ट्रिगर्स हैं और कैसे नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, उस पर करेंगे फोकस। अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। तो वापस आते हैं क्विकली एक ब्रेक के बाद। नमस्कार। बात अब यहाँ पर चीनी की करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक हेडलाइंस में रही है, ना सिर्फ पिछले 10-15 दिन में बट इस पूरे साल में, क्योंकि कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हमने आते हुए देखी। लेटेस्ट है प्राइस क्यूज के हिसाब से, जहाँ पर 6 साल के हाईज पर रॉ शुगर के प्राइसेस चल रहे हैं। श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। चीनी में उठापटल काफ़ी है, कैसे देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स के बेनिफिट के लिए, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फिलहाल नेगोशिएट कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, मेरा तो ये मानना है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिंदुस्तान ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना था वो ऑलमोस्ट 80% हिंदुस्तान कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। विच मीन्स अगर 6 मिलियन टन का हम लोगों का जैसे एक्सपोर्ट का अभी एलोकेशन दिया है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ 4.5-5 मिलियन टन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग हो चुकी है। तो अगर हिंदुस्तान को फायदा मिलेगा भी तो वो लास्ट माइल जो है 1-1.25 मिलियन टन के ऊपर मिलेगा। बट व्हाट इज डिस्टर्बिंग इज कि अभी भी फिजिकल एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से काफी म्यूटेड है। अभी देखिए, मैं रिव्यू कर रहा था कि दिसंबर तक भी अपने को ऐसा लगता है 1.2 to 1.3 मिलियन टन से ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होगा। और जो भी एक्सपोर्ट में एग्रेसिवनेस आएगी, मैं समझता हूँ वो जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में आएगी। ये सारी चीजें जो हैं मैं समझता हूँ वो वर्ल्ड मार्केट्स को थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं, तो हिंदुस्तान से फिजिकल एक्सपोर्ट्स थोड़ा रिलेटिवली म्यूटेड है। और दूसरी चीज जो है, जो बाजारों को ऑन द बॉइल रखे हुए है,
कि ब्राजील में रॉ शुगर की बहुत ज्यादा कमी देखने में महसूस हो रही है। इनफैक्ट अभी अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स की मार्च में क्लोजिंग में उनके पास शायद हो सकता है 1.5 मिलियन टन से ज्यादा क्रॉप ना भी रहे इस सीजन की। तो ये सारी चीजें शुगर को टाइट रखी हुई हैं। पर इस सब में एक जो बढ़िया चीज है वो ये है, वन सेकेंड, इस सब में एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर स्टॉक की कोई कमी नहीं है। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, पीछे रॉयटर्स की कुछ रिपोर्ट थी कि मे बी इंडिया का प्रोडक्शन मे नॉट बी एज हाई एज वी वर इनिशियली एक्सपेक्टिंग। तो उनका रॉयटर्स का तो असेसमेंट था कि ऑलमोस्ट 7% के आसपास प्रोडक्शन कुड बी लोअर। तो अगर वो रहता है तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर इंटरनेशनल शुगर। तो ये सारी चीजें हैं जो शुगर को लाइट में रखी हुई हैं और शुगर को अंडर बॉयल रखे हुई हैं। हाँ जी। ओके तो अतुल जी, फिर आपने इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट बातें तो कही, लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमने प्राइसेस में काफ़ी सर्च देखा है इंटरनेशनली भी, और आपने फैक्टर्स भी बताया क्यों तेज़ी आई है और कितनी तेज़ी यहाँ से देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर्स 2022-23 के लिए कैसा देख रहे हैं, और जो की स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है, वहाँ नंबर्स कैसे रह सकते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन के? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इस्मा का ओरिजिनल एस्टिमेशन था कि 41 मिलियन टन सुक्रोज टर्म्स में हिंदुस्तान का प्रोडक्शन होगा। तो अभी भी उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी भी हुई तो 5-10% की अगर कमी भी होगी तो इट इज नॉट समथिंग की गेम चेंजर होगा। बट ब्राजील के अंदर तो जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पे वहां पे तो कोई प्रोडक्शन लॉस आने वाली सीजन में दिखाई नहीं देता। तो उनका चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर है, उनकी क्रॉप नए सीजन की आएगी समझ लीजिए मार्च अप्रैल में। तो ये जो गैप है बिटवीन नाउ एंड मार्च अप्रैल, ये थोड़ा टाइड ओवर करने वाला पीरियड रहेगा और ये बाजारों को मजबूत रह सकता है। पर इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि अगर आप देखें तो इनवर्स भी काफी ज्यादा है। तो आगे मतलब क्रॉप की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, पर जो भी है वो कमी अभी फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई दे रही है। फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया कुड बी द सेवियर फॉर द वर्ल्ड। अवेलेबिलिटी यहाँ पर चीनी को लेकर तो है ही, लेकिन खाने के तेलों में भी कुछ हल्का सा बढ़त देखने को मिली है अतुल जी। सोयाबीन यहाँ पर फिर से 3 महीने के हाईज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। अर्जेंटीना की कंसर्न्स बाजार में फिर से लौटी हैं। खाने के तेलों में कुछ बहुत सपोर्ट फिर से लौटता हुआ देखते हैं आप? देखिए, सोयाबीन ऑयल जो है ना वो वापस मजबूत हुआ है। वो लार्जली ऑन द रिपोर्ट, मैंने पिछली बार तो आपसे शेयर भी किया था, यूएसडी के रिपोर्ट के मुतल्लिक यूएसडी शायद 49 मिलियन टन दिखा रहा था अर्जेंटीनियन क्रॉप का, जबकि जो ट्रेड एस्टिमेट्स हैं कि नाउ दे आर क्लोजर टू 40 मिलियन टन। तो अगर 40 मिलियन टन की क्रॉप होती है और 9 मिलियन टन गायब हो जाता है तो ये सब चीजें, और प्लस बायोडीजल मैंडेट यूएस में, ये सब चीजें बाजारों को मजबूत रखे हुए हैं। पाम ऑयल तो अतुल जी कंपेटिटिवली प्राइस्ड है और वो ज्यादा इसलिए भी नहीं भाग पा रहा है क्योंकि चाइना इज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड कोविड बिग टाइम। चाइना की डिमांड बड़ी म्यूटेड है पाम ऑयल के मुतल्लिक। तो आप देखिए पाम ऑयल का और सोया का गैप अभी जो नीचे में करीबन $300 के आसपास आ गया था, वापस स्प्रेड होके $400-425 की रेंज वापस आ गई। तो अतुल जी, आप कहेंगे कि जो पेन था या ये जो एक एनालिसिस था कि अब खाने के तेल यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं चढ़ेंगे, हम शायद एक बॉटम और एक पीक देख चुके हैं। आप देखते हैं सोयाबीन एटलीस्ट मूविंग ऑन द हायर साइड? आई डोंट सी मार्केट्स गोइंग अप टू मच क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी चाइना की जो डिमांड है वो भी सोया की कमजोर रहेगी। तो मार्केट्स मोर और लेस साइडवेज रहेंगे, बट एवरी spurt is probably an opportunity to get rid of your longs if you are long. Okay. यानी कि बाजार पर सपोर्टेड रहेगा।
यानी कि इन्फ्लेशन की चिंताएं यहाँ से नहीं है खाने के तेलों में एटलीस्ट लेकर, और हर अपटिक पे यहाँ पर बिकवाली करनी है क्योंकि मांग इतनी ज़्यादा बाजार में नहीं है। अतुल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, चीनी और खाने के तेल दोनों पर ही अपना व्यू देने भी के लिए। अनुज, आप कैसे देखते हैं बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, और कोई टॉप ट्रेड्स जो आपको नज़र आते हैं इस साल के बचे हुए समय के लिए, या कोई टॉप ट्रेड अगले साल के लिए? मनीषा जी देखिए, इस साल में स्पाइसेस ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, तो अभी हम स्पाइसेस के साथ ही जाना चाहेंगे जहाँ पर जीरा और टर्मरिक दोनों के अंदर ही हमने अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ देखा है। हमने देखा है कि टर्मरिक में थोड़ा लेट सही बट मोमेंटम यहाँ पर दिखा है, तो टर्मरिक मुझे लगता है कि अभी भी अट्रैक्टिव दिख रहा है खरीदारी के लिए। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, हमें लगता है कि टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 9,000 से लेकर 9,500 तक के लेवल आपको एक पोजिशनल तौर पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं जीरा के अंदर भी कंटिन्यूस ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है कि यहाँ पर आपको जल्दी ही 3,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव है मसालों के अंदर, तो मसाले मुझे लगता है कि अगले साल के लिए भी हॉट पिक रहेंगे। ओके, तो स्पाइसेस पर फोकस रहेगा नेक्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से भी। जीरा, टर्मरिक यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। अनुज, क्विकली ग्वार पैक पर भी आपका व्यू, कल डिप के बाद वापस थोड़ी रिकवरी दिख रही है, क्या सजेशन है यहाँ से? देखिए, ग्वार में आप देखेंगे तो एक रेंज इसने काफी टाइट बनाई है। नीचे करीबन 5700 ग्वार सीट ने सपोर्ट लिया है और करीबन 6,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस, और पिछले अगर हम देखें तो करीबन 1 या 1.5 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। आज भी हमने देखा है कि उसी सपोर्ट के आसपास से मार्केट बाउंस लिया है, तो यहाँ पर 5800 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी, और 6,000 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो 200-250 रुपए की जो रेंज है मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इंटैक्ट रहेगी, और अगर प्राइस 6,000 के ऊपर अगर क्लोज होते हैं तो हमको फिर अगेन 6,200 से लेकर 6,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट की ट्रेंड अभी ग्वारसीड ग्वारगम का पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। खरीदारी मसालों में, खरीदारी गुआर में, तो एज ऑफ नाउ बाइंग स्ट्रेटजीज के साथ यहाँ पर काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ अनुज, रविंद्र साथ जुड़ने के लिए। मुझे और दीपाली को भी दीजिए इजाजत। कमोडिटी के बाद अब बात यहाँ पर इक्विटीज की करेंगे, और सुमित यहाँ पर काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि बाजार लगातार गिर रहे हैं। लाल ड्रेस का असर नहीं देख रहा मैं वहाँ डे लो पे मार्केट लग गया ऑलरेडी। तो दिन के निचले स्तरों पर बाजार है लगातार दूसरा दिन, कल एक सरप्राइज सेल ऑफ और आज वो कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है मार्केट्स में। लेट्स सी अब सेकंड हाफ कैसा रहता है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी आज 3:30 बजे, पीएम उसे उन सब देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है कोविड की, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं मार्केट से बातचीत करते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।